IFOS करते हैं, IFOS फटाफट हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि हाँ चलो 2 हेड हो गए। साइकोलॉजिकल, हाँ जी वो वाला स्टॉप तो कर दो ना, नया स्टार्ट कर दिया। बोलो क्या करें, IFOS पे आ जाए ना। मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है। आइए जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बहुत ही एकदम छुटका सा मासूम सा। तुमको पता है 4 बज गए, मैंने खाली सैलरी पढ़ाया है। इससे अगर और विस्तार से मैं पढ़ाने बैठा तो यहां से डायरेक्ट एग्जाम देने ही जाओगे फिर तुम। मम्मी ने ही नीचे आएगी तुमको दूध और दही खिलाने के लिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, पहला चीज आ गया गिफ्ट, एप्लीकेबल ऑन ऑल एसएससी। गिफ्ट कैसा कैसा हो सकता है भैया? कैश हो सकता है, काइंड हो सकता है। कैश अगर है तो उसको वैल्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट आपको मिला ड्यूरिंग द ईयर, एग्रीगेट करने के बाद, तो पूरी की पूरी अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। काइंड में अगर गिफ्ट है तो उसमें 2 वेरिएंट होते हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, हर चीज टैक्सेबल नहीं होती। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको गिफ्ट में मिलती है तो ही टैक्स लगता है। अगर आपने किसी को गाड़ी दे दिया, बाइक दे दिया, चश्मे दे दिए, जूते दे दिए, घड़ियां दे दी, तो ये सब टैक्सेबल ना होता। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है ज्वेलरी, शेयर एंड सिक्योरिटीज, and the paintings and the sculptures and the work of the art and the archaeological importance वाला सामान, एंटीक आइटम्स, खाली ये चीजें टैक्सेबल होती है बच्चों। इसके अलावा जो पर्सनल इफेक्ट नाम की वस्तु होती है, वो भले ही तुमने किसी को ऋतु कुमार का लहंगा दे दिया हो, मतलब उसके द्वारा बनाया हुआ, या मनीष मल्होत्रा की शेरवानी किसी को गिफ्ट दे दी तुमने 8 लाख रुपए की, तो भी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए अमीर लोग एक दूसरे को ऐसी चीजें गिफ्ट देते रहते हैं कि भाई तेरे को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। चलो बात समझ में आ गई क्या? गरीब लोग को कुछ समझ में नहीं आता, लिफाफे में पैसे डाल के दे देते हैं, अगले के काम आएगा, है ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी आपको एग्रीगेट देखना है, कोई दिक्कत? मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको एक वैल्यू देखनी है। कौन सी वैल्यू देखनी है? एफएमवी। एफएमवी देखना है, फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू आप देख रहे हो, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 को एक्सीड करती है एग्रीगेट में, तो आपको उसे क्या कर देना है? फुल्ली टैक्सेबल कर देना है। अच्छा, कई बार क्या होता है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन के लिए सामान दिया जाता है, गिफ्ट है, पर ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल फ्री में दिया है। आपको हो सकता है कि लाख रुपए की चीज 10,000 रुपए में बेच दी। लाख रुपए की चीज अगर 10,000 रुपए में बेच दी तो एहसान कितने का? 90,000 का। तो 90,000 भी देखा जाए तो 50,000 से ज्यादा है कि नहीं? तो अगर भैया एहसान जो है, अगर जो एहसान है वो 50,000 से ज्यादा का है, अगर जो एहसान है वो 50,000 से ज्यादा का है, थैंक यू बेटा, अगर जो एहसान है वो 50,000 से ज्यादा का है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एहसान की अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल। लाख रुपए की चीज किसी को तुमने, छगानी, लाख रुपए की चीज तूने किसी को 25,000 रुपए में बेच दी। लाख रुपए की चीज तूने किसी को 25,000 रुपए में बेच दी, कितना टैक्सेबल होगा? कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। 25 मतलब 25, लाख रुपया मतलब 100,
75,000 आता है, तो फिर क्या करना है? फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 75,000 50,000 से कम होता है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मारवाड़ी आदमी टैक्स दे ही नहीं सकता। सरकार को बोले अगर कहीं हो तो भाई जी 25 जारी तो ज्यादा है, 50 नहीं तो थे करो ही हो, थोड़ा सा और कर दो ना, देखी जैसी। ऐसे नहीं होता बेटा, 50,000 का मान मर्यादा रखो। बात समझ में आ गई क्या? अब आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में वैल्यू कौन सी हो जाती है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट फर्क कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में पर केस आप देखते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप पर ट्रांजैक्शन या फिर पर केस देखते हो। बेटा जिन गलियों में तुम चल रहे हो उसके लिए तुम तैयार नहीं हो, ठीक है? ये उत्कर्ष उत्कर्ष का तो रोज का काम है, तुम शराफत से रहो यार, इसका तो चलता रहता है। चलो, तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखना है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखना है। यहां पे भी दो हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो 50,000 रुपए से ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल, विथ कंसिडरेशन है तो बड़ा ध्यान से देखना है। ये आप लोगों के गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो सम करते हैं जिसमें आप लोग गलत करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूं। आप लेंगे सर कैसे डीमोटिवेटिंग इंसान है, सोचते भी नहीं है कि हम लोग सही कर सकते हैं। बट तुम मेरी जगह पे खुद को रख के सोचो कि मैं सही आदमी हूं कि नहीं। चलो सुनो, बिल्लू सोल्ड अ फ्लैट टू चिल्लू for rupees 14 lakhs. Stamp duty value of the house is rupees 15 lakhs. बताओ भैया, मैं पूछता हूं, किसी को ढूंढता हूं। चलो जैन साहब आप ही बताइए, आप विद्वान देखने में मालूम होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि जैन को आता नहीं है, उसने जानबूझ के गलत जवाब दिया है, क्योंकि मैंने बोला था कि आप लोग गलत जवाब दीजिए तो फिर मैं आपको सही ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो उसको आता है, लेकिन वो जानबूझ के गलत बताया कि सर मैं अगर सही बता दूंगा फिर आप समझाएंगे कैसे, आपका पोपट ना हो, इसलिए मैं इच्छा से जानबूझ के गलत जवाब दे रहा हूं, अपनी सारी प्रतिष्ठा को साख पे लगाते हुए। यस मिस्टर गुप्ता, व्हाट डू यू से? अच्छा तू बोल रहा है ये टॉपिक में थोड़ा अपना पकड़ कम है, ठीक है, बता बेटा। राइट, तो बेटा इमूवेबल वाले केस में दो थ्रेशोल्ड लिमिट है, और बड़ी वाली थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होगी तब जाके कुछ टैक्सेबल होगा। यानी कि एहसान हैज टू बी ग्रेटर देन, एहसान हैज टू बी ग्रेटर देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। पहली चीज क्या है? सिंपल है, रुपीज 50,000, जिसको ये एक्सीड कर रहा था, क्योंकि 14 लाख और 15 लाख, लाख रुपए का एहसान है। और दूसरी चीज क्या है बेटा? 10% ऑफ एक्चुअल। तो एक्चुअल कंसिडरेशन बेटा 14 लाख थी, 14 लाख का 10% कितना होगा? 1,40,000 होगा ना। तो इन 50,000 और 1,40,000 में हायर अमाउंट कौन सी है? 1,40,000 है। क्या एहसान की अमाउंट 1,40,000 को एक्सीड कर रही है? नहीं। तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। और ये टॉपिक आइडियली अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप ये टॉपिक पीजीबीपी में सुनते हो, आप ये टॉपिक सीजी में सुनते हो, आप ये टॉपिक आईएफओएस में भी सुनते हो।
सीजी में भी अपन ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? 50C, full value of consideration, whenever an immovable property is transferred for a value lower than the stamp duty value, तो ये वाला प्रोविजन आता है। और सब जगह अपने ये पढ़ते हैं कि भाई आपको कम से कम 10% का एरर मार्जिन दे रहे हैं कि चलो 10% तक आगे पीछे वैल्यू हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसिडरेशन वाली वैल्यू के 110% से बड़ी है तो फिर आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही अपना सेल कंसिडरेशन लेते हो। ऐसा आपने इस टॉपिक को सीजी में पढ़ा, पीजीबीपी में भी पढ़ा, आईएफओएस में भी पढ़ा, फिर इन तीनों के बैकअप में पढ़ा, फिर इन तीनों के रिवीजन में पढ़ा, फिर इन तीनों का जो साझा रिवीजन हुआ सुपर 30 उसमें पढ़ा। अब आप पढ़ रहे हो आज। अब तो एग्जाम में सही करके आओगे। समझ गए? Rajat transferred a house to Rohan for rupees 21 lakhs. If SDV is, अरे चुप मर ले भाई, कमरे के अंदर अंदर 6 तो प्राइवेट ट्यूटर अपना काम कर रहे हैं अलग अलग, पूरा एरिया कैप्चर कर लिया इन्होंने, टेरिटरीज। गोत्री वालों को कोई पढ़ा रहा है, संगम वालों को कोई पढ़ा रहा है, मैं किसको पढ़ाऊंगा फिर? मैं यहां ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चला रहा हूं, TOT। Rajat transferred a house to Rohan for rupees 21 lakh. If SDV is rupees 25 lakh, आपको 2 सवालों के जवाब देना है। पहला, आईएफओएस के हेड में कितना रुपए टैक्सेबल होगा? किसके हाथ में? आईएफओएस पे टैक्स कौन भरेगा? दिस इज इंग्लिश, नथिंग एल्स। आईएफओएस पे टैक्स कौन भरेगा? आईएफओएस पे टैक्स भरेगा सेलर, जो बेचता है। गिफ्ट जिसको मिलता है वो टैक्स भरता है कि गिफ्ट जो देता है उस वो टैक्स भरता है? तो मिल रहा किसको है? तो आईएफओएस पे रोहन को टैक्स भरना पड़ेगा। कितने रुपए पे? बोले सर वो तो सिलेबस के बाहर हो गया। आपने बोला था इंग्लिश है तो इंग्लिश तक सीमित रहिए, टैक्स क्यों घुसेड़ रहे हैं? एहसान कितने का है? 4 लाख का एहसान है। 4 लाख के एहसान को आप कंपेयर करो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है कि नहीं। थ्रेशोल्ड लिमिट आपके पास में ए आ जाएगी 50,000 और बी आ जाएगा 2,10,000। क्या एहसान की अमाउंट इनमें से जो हायर है, इनमें से हायर क्या है? 2,10,000 है। अब फिर यहां पे इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि यहां से फिर 4 लाख माइनस 2,10,000 कर देते हैं, 1,90,000, ये सब कुछ मत कीजिए। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रहा है तो पूरा एहसान टैक्सेबल। ऐसा ही तो सीखते आए थे ना आप। 50,000 से ज्यादा होता था, 51,000 होता था, तो आप कितने पे टैक्स लगाते थे? 51 पे लगाते थे। वैसे ही 4 लाख एहसान है, 4 लाख जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो रहा है तो पूरा का पूरा 4 लाख टैक्सेबल होगा कि नहीं? तो रोहन टैक्स भरेगा आईएफओएस में 4 लाख रुपए के ऊपर। किसी को कोई दिक्कत? अब बहुत ही बढ़िया जी, सीजी जो होगा, सीजी में रजत को ट्रीटमेंट दिखाना होगा। तो आप मुझे बताइए कि रजत सेल कंसीडरेशन कितना दिखाएगा? फिशु 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 50C नाम का सेक्शन पता है? 50C 50C बताता है कि जब भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा जाता है और अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू
कंसिडरेशन पेड के 110% को एक्सीड करती है तो सच स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी टेकन एज सेल कंसिडरेशन। बच्चों आप लोग किसी एक ही चीज का जो लॉजिकल कंक्लूजन दो अलग अलग चैप्टर्स में आ रहा है उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि तूने भैया 25 की चीज को 21 में बेचा, तूने भैया 25 की चीज को 21 में बेचा, तो चलो जिसको 21 में मिल गया उसको 4 लाख रुपए का मुनाफा हो गया तो अपने 4 लाख पर उस पर टैक्स लगा दिया। और सीजी के टॉपिक के बारे में जब बात करेंगे तो सीजी में तो हम खाली यही बोलेंगे कि बेटा तूने भले ही 21 लिखा हो, तूने भले ही लिखा हो कि मैंने 21 में बेचा है, तूने भले ही लिखा हो कि मैंने 21 में, लेकिन हम कितना लेंगे? हम तो 25 लेंगे क्योंकि तुम्हारी जो एक्चुअल कंसिडरेशन थी उसके 110% से भी ज्यादा का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है। समझ में आ रही है? यही 10% किसी भी अमाउंट में जब 10% ऐड होता है तो वो अमाउंट 110% हो जाता है। समझ में आ रही है? 100 का 110% कितना होगा? 110 होगा ना। तो कोई इसमें नया पॉइंट नहीं है, सेम पॉइंट है, पकड़िए उसको। समझ में आई बात? तो गिफ्ट में याद रखने की चीज क्या हुई? बाकी सब जगह पे एग्रीगेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ईच केस, बाकी सब जगह पे एग्रीगेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ईच केस। इन एनी केस जब भी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होगी तो टैक्सेबल तो पूरा ही होगा, चाहे 50 की थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रही हो, चाहे 2 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रही हो, जब भी टैक्सेबल होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। बोलो बात समझ में आई? बहुत ही बढ़िया। अब है कौन सा गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है बच्चों? हम हमार तोहार दिल, देखो हमार तोहार दिल नहीं दिख रहा है, अभी दिखा। हमार तोहार दिल में क्या है? हमार से आ जाता है HUF। HUF से आपको गिफ्ट मिले तो परिवार से मिला, एग्जेम्प्टेड है। HUF को आप गिफ्ट दो तो उसके लिए भी एग्जेम्प्टेड है। यूनिवर्सिटी वगैरह से गिफ्ट मिले तो एग्जेम्प्टेड है। मैरिज के दिन आपको गिफ्ट मिले, हम इस पे काफी चर्चा कर चुके हैं तो आप लोग जानते हैं इस बात को। तो मैरिज पे गिफ्ट मिला, एग्जेम्प्टेड। रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्टेड है। ट्रस्ट से, किसी ट्रस्ट से गिफ्ट मिला, एग्जेम्प्टेड है। किसी की डेथ की वजह से गिफ्ट मिला, अपन पढ़ते थे इसको इन कॉन्टेम्पलेशन, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ समवन, आपको गिफ्ट मिला तो एग्जेम्प्टेड है। इनहेरिटेंस यानी कि देखा जाए तो डेथ वाला और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम जैसा ही है। वारसो, विरासत, वसीयत, विल, है ना, विल पावर। लास्ट आ गया एलए। एलए मतलब लोकल अथॉरिटी। अपन पढ़ते थे, आप जा रहे थे भैया, आपने सीट बेल्ट लगा रखी थी तो आपको रोका गया और बोला कि वाह 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 आप कितने नेक आदमी हैं, आपको गिफ्ट दे दिया गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है गिफ्ट दे रही है आपको कि भाई हम अपने नागरिकों में से जो लोग ट्रैफिक रूल्स को मानते हैं उनको हम इनाम देंगे। बात समझ में आ रही है? डीडी इंस्टीट्यूट की तरफ से तो कोई ना जीत पाएगा, काफी बदनाम लोग हैं। दुबे सर जीत सकते हैं सिर्फ, क्या है कि वो कुछ चलाते नहीं है, उन्होंने आज तक कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ा, आज तक गाड़ी चलाते हैं नहीं। पेडेस्ट्रियन के लिए भी रूल होते हैं वैसे तो, जे वॉकिंग बोलते हैं उसको, जे 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 वॉकिंग का मतलब होता है जो अपने लोग रोड क्रॉस करते हैं कहीं से भी कैसे भी, है ना, तो वो अलाउड नहीं होता। जे वॉकिंग फाइन होता है, बड़े बड़े शहरों में जे वॉकिंग पे फाइन होता है, पेनल्टी होती है। आप अगर अब्रॉड जाते हैं तो वहां पे तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे तो वो सब ब्रिज व्रिज बने हुए हैं, आप अगर बीच में से घुसने की कोशिश करोगे ऐसे ऐसे करके छितरा जाओगे, ठीक है। अनलेस आप हो इधर ऐसा दुबई वुबई में हो,
बिल्कुल, वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके लोग ऐसा 2-2 4-4 करोड़ रुपए की गाड़ी लेके ऐसा फुल स्पीड आ रहे हैं, डिक्चिक 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 डिक्चिक। पेडेस्ट्रियन को देखते हैं वो 500 मीटर पहले रुक जाते हैं। क्या गलती से कोई ठुक गया ना तो यहाँ का तो जो है सब कुछ बिक ही जाएगा। गांव की बाप दादा की जमीनें भी बेचनी पड़ेगी खाली पेनल्टी भरने के लिए। जैसे अपने यहाँ पे क्या है, कोई भी किसी भी कॉरिडोर में घुस जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बीआरटीसी का कॉरिडोर होता है अहमदाबाद सूरत वगैरह में, वहां पे ऐसा ट्रेन व्रेन चलती है, रेलवे चलती है, उसके वहां पे अगर आपने गाड़ी चढ़ाई तो 40,000 दिरहम फाइन है। जब मैं गया था तो कुछ 18-20 रुपए होता था, 40,000 दिरहम का फाइन है, मतलब समझ लो कि आप 8 लाख रुपए का फाइन है। अपनी गाड़ी है 2.5 लाख रुपए की। आपको पहले तो गाड़ी देनी पड़ेगी, फिर आने वाले 6 महीने तक वहां पे घास काटनी पड़े, तो घास तो उधर उगती नहीं है तो पहले उगानी पड़ेगी, तो वो 3-4 साल तक उगेगी ही नहीं, तो तब तक आपको फोकट में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका पेनल्टी उतरेगा। बात समझ में आ रही है? पर वहां पे अपने जाके सब नियम मान लेते हैं, एकदम इज्जतदार, तो कितनी सफाई है, कितना बढ़िया, कितना। यहां खाली बस यहां थूक दूं, वहां चलो। स्पेसिफाइड मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। हमार तो हर दिल आपको याद हो गया। अच्छा, शादी वाले दिन तुम्हारे भैया की शादी है और तुमको गिफ्ट मिल गया तो टैक्सेबल है भैया। लाइसेंस तुम्हारे भैया का बन रहा है, आज तुम्हारा नहीं बन रहा है, तो ध्यान रखो। मालूम चला तुम खुद अपनी सजावटों में लगे हुए हो कि बस शादी तो है ही। वो भैया फूल वूल बच गए थे तो मैंने सोचा ठीक है। रिलेटिव की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं। रिलेटिव में आपको क्या ध्यान रखना है ये मैंने आपको बता दे रहा हूं। हाँ, नो कजिन, नो बुलशिट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि ब्रदर सिस्टर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। ब्रदर सिस्टर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स नहीं लेना है, ग्रैंड पेरेंट्स को लेना है, इज्जत करनी है उनकी, उनके ब्रदर सिस्टर को नहीं लेना है। मेरे चचेरे दादाजी हैं, ये मेरी ममेरी दादी है, इनको नहीं लेना है, ठीक है। ममेरी दादी मतलब तुम्हारे दादा की मामी या पापा की मामी, सॉरी, पापा की मामी इज योर ममेरी दादी, ठीक है। तुम नहीं समझोगे बेटा ये सब, तुम लोगों ने उतने रिश्ते देखे नहीं है, क्योंकि शहरों में क्या होता है कि ये रिलेटिव्स हैं, इनको हम जानते हैं, ये कोई तो है। हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में बोले अरे यार तो एकदम खास है, पगला पगला एकदम खास है अपना कौन है बे, गोविंद भाई जी को नहीं के साला सराड़ा, बांग बाजी की बुआ को नहीं के, बांग है लड़के के बुआंग साग पर नीचेड़ी है। ये मेरे पिताजी की हरकतें हैं। मैं मेरे पापा को 6 महीने तक नाराज रहता हूं मैं उनसे, 6 महीने में उनको फोन ही नहीं करता। फिर ऐसा मेरा गिल्ट हो जाता है मेरे को कि यार बुजुर्ग आदमी है, मैं उनका ध्यान भी नहीं रखता, तो मैं 6 महीने बाद फोन करता हूं उनको, हेलो पापा प्रणाम करूं, क्या हाल चाल, अरे बढ़िया बढ़िया तू बता किया चल रहे, बोले पापा बढ़िया, ले आऊं बात कर, सोन काको जी आइडा है। कौन कौन हो तुम? और पर मैं भी अब एक्टिंग अच्छी करने लगा, हाँ काको जी प्रणाम करूं, कहीं हाल चाल, बस बस बढ़िया रहे थे तो आओ ही को नहीं आया भी ना, ठीक है ना। एक पापा के दोस्त ने सीरियसली ले लिया, मैंने तो मजाक मजाक में बोल दिया, रहे थे तो आओ ही को नहीं, बोले नहीं नहीं आ नहीं लाग रही हूं अगले महीने। कोविड से जस्ट, कोविड का ही टाइम था या कोविड से जस्ट पहले की बात है, वो आ गए, ठीक है। मेरे को लगा आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, और मेरी वाइफ और कोई यहाँ पे थे नहीं, तो उस समय मैंने यहाँ पे ना ऐसा किराए पे घर ले रखा था जिसमें अभी राहुल सर रहते उसी बिल्डिंग में। तो मैं क्या करूँ, सुबह सुबह लेक्चर के लिए आऊँ, उससे पहले उनके लिए यहाँ से पोहा चाय वाय सब व्यवस्था करके जाऊँ, दोपहर को उनके लिए यहाँ टिफिन भिजवाऊँ। मतलब एक आदमी आया, 1 दिन 2 दिन रह के चला जाएगा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब महीना होने को आ गया है,
फिर मैंने घर फोन किया, मैं कहा क्या करना है, और मैं उसे घर शिफ्ट किया था, जस्ट उससे 2 बिल्डिंग पहले मैं कहीं और रहता था, तो वहां से सारा सामान ऐसा कार्टन्स में भरा हुआ था जो यहाँ पे डंप किया हुआ था ये वाले फ्लैट में। तो मैं एक दिन घर गया तो मेरे वो कार्टन खुले पड़े हैं और चाचा जी कुछ तो कर रहे हैं। मैं कहा क्या कर रहे हो? कि मर चप्पल नहीं लाद रही है, बा ढूंढ रही हूं। मतलब आपकी चप्पल, मेरा सामान जो मैं किसी और घर से लाया, सील किया हुआ है, उस पे 17 जगह ब्राउन टेप लगाई हुई है, उस पे लेबलिंग करा हुआ है कि इसमें टी शर्ट है, इसमें किताबें हैं, इसमें ये, वो चप्पल इसके अंदर जाएगी कैसे? कैसे जाएगी? फिर वो गए और 3 दिन बाद वापस आ गए। फिर मैं ही चला गया, मैं कहा मैं कलकत्ता जा रहा हूं। ऐसा है। तो बढ़िया है बच्चों, गुजरातियों का कॉन्सेप्ट सही है। गुजरातियों का बहुत जोरदार कॉन्सेप्ट है। गेस्ट आते घर के अंदर भी नहीं लेना, बाहर ही झूला उला लगाया हुआ है, बैठो यहीं पे, चाय बाहर ही आ जाती है, वहीं पे नल भी रखा हो, अपनी ग्लास धो और जाओ। हाँ, मतलब गुजरातियों का ऐसा कैटेगरी होता है। 30% गेस्ट का ये ट्रीटमेंट है, रिमेनिंग 30 ड्राइंग रूम तक अलाउड है। ड्राइंग रूम के आगे नहीं, किचन विचन कुछ नहीं, पानी मांगना है मांगो देंगे, उठ के ऐसा इधर उधर कुछ नहीं, बैठ रहो यहीं पे। वो घर डिजाइन ही ऐसे है, सब पार्टीशन झूठ झूठ का कर देते कि आदमी को कुछ नहीं। रिमेनिंग 20% गेस्ट जो है वो नीचे वाले फ्लोर तक अलाउड है। ऐसा किचन विचन में जा सकते हैं, वॉशरूम यूज कर सकते हैं, टीवी के पास बैठ सकते हैं। सिर्फ 20% गेस्ट ऐसे हैं जो सीढ़ी वीढ़ी से जाके ऊपर बेडरूम तक अलाउड उनको एंट्री है। ऐसा मैंने तो यही देखा है, ठीक है ना। हमारे पहले आए, सर आप अंदर सोइए, हम छत पे सोएंगे, सोडिया गाद्यो पत्थरना गाद्यो। मारवाड़ी आदमी के घर में इतने पत्थरना, आप लोगों को समझाऊं भी कैसे। होममेड गद्दे होते हैं वो, मम्मी की पुरानी साड़ियों के रुई भरे हुए, वो हम लोग रखते हैं। अच्छा आप लोग पथारी, वही वही वही। तो वो हमारे हमने एक बेड इसीलिए बनाया कि उसके अंदर ये भर सकें, उस बेड के अंदर सिर्फ ये होते हैं। पता नहीं कितनी जगह है हमारे पास। अरे आजो आजो, कहीं बात, आजो आजो, घरे तो चलो, घरे तो चलो, घरे तो चलो। क्यों? अजीब सा। इसलिए हम लोग तरक्की नहीं कर पाए। जो 2 पैसा कमाते इसी में खर्च हो जाता है। गुजराती आदमी समझदार है। चलो, जय श्री कृष्णा, बढ़िए, आवजो, हाँ आवजो। वो भी ऐसा कम से कम ऐसा 300 मीटर दूर जाने के बाद बोलता है कि भाई अभी बोल दिया आवजो तो हाँ चलो चलते हैं, वही ना, हाँ ठीक है, हाँ ओके ओके, बाय बाय बाय, हाँ 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 आवजो, हाँ आवजो आवजो। कि भैया हाँ मत जाना तुम, कोई जरूरत नहीं आने की। चलो बहुत बढ़िया। तो हाँ, मैंने आपको बताया था गिफ्ट इन एक्सेस ऑफ 5,000 इन अ ईयर फ्रॉम एम्प्लॉयर टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ब्रैकेट में लिख दिया एक्सेस, तो याद रहेगा। ये बात आपको बता भी चुका हूं मैं, बोलो हाँ या ना। चलो चलो, हाँ अच्छा, आपके जो स्पाउस हैं, मतलब एसएससी के जो स्पाउस हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्या वो रिलेटिव की परिभाषा में कवर्ड है? नहीं नहीं, वो कवर्ड है। आपके दादा ससुर कवर्ड हैं, आपके सास ससुर के भाई बहन कवर्ड नहीं है। सास ससुर के मतलब योर चाचा ससुर, ताया ससुर, बुआ सास, ये लोग कवर्ड नहीं है। क्योंकि जो अपने को लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट बोला है ना, वो आपका भी लिया है और स्पाउस का भी लिया। आप देखिए, पहला स्पाउस कवर हो जाती है, ब्रदर सिस्टर ऑफ स्पाउस,
ब्रदर सिस्टर ऑफ एनी पेरेंट्स, मतलब आपके पिताजी के, माताजी के ब्रदर सिस्टर, तो चाचा चाची ताया ताई सब आ जाएंगे। एनी LALD, तो आपके लीनियल असेंडेंट और आपके लीनियल, एनी LALD ऑफ स्पाउस, तो आपकी लुगाई के भी लीनियल असेंडेंट और लीनियल डिसेंडेंट, क्योंकि लीनियल डिसेंडेंट तो आपके कॉमन होंगे, नॉर्मली होने चाहिए। इधर लिखा है नो ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, नो ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, यानी कि सास ससुर कवर्ड हैं, उनके ब्रदर सिस्टर नहीं कवर्ड हैं। लीनियल असेंडेंट में क्या होंगे? मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा वही तो होंगे, कोई नहीं, लेवल जितने तक जिंदा है। लीनियल असेंडेंट का मतलब क्या हुआ भाई? दादे, परदादे, लड़दादे, घड़दादे। अभी तो कितने लेवल क्या होता है? किसके हैं जो 6-7 लेवल जिंदा होके घूम रहे हैं? हाँ, तो तीनों कवर्ड है, ले ले उनसे अगर वो कुछ दे रहे हैं तो। चलो, फैमिली पेंशन बोलो। अरे भैया, रिलेटिव की परिभाषा में किसी को कोई डाउट है क्या? डरा देते हो तुम लोग मुझे। स्पाउस कवर्ड है, ब्रदर सिस्टर कवर्ड है, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर कवर्ड है, आपके लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट कवर्ड है, आपके माता पिता के ब्रदर सिस्टर कवर्ड है, आपके भाई बहन, बाप के भाई बहन, आपकी वाइफ के भाई बहन, सब कवर्ड है। ठीक है, आप खाली ये याद रख लो ना, जो नॉट कवर्ड बोला है वो याद रख लो। क्या है? कजिन कवर्ड नहीं होते। क्या पूछना है नीलम, बोलो। मम्मी रा भाई बहन कवर्ड है ना। आप ब्रदर सिस्टर ऑफ पेरेंट्स S, तो मम्मी भी पेरेंट है, पापा भी पेरेंट है नॉर्मली। तो इसीलिए चाचा चाची, मामा मामी, मासी मासा, भुआ फुप्पा सब कवर्ड है। ठीक है, जस्ट गुड फ्रेंड्स जो हैं वो कवर्ड नहीं है। तो कजिन्स कवर्ड नहीं होते, नो ब्रदर सिस्टर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स कवर्ड नहीं होते, ब्रदर सिस्टर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स कवर नहीं होते, दादाजी के भाई बहन कवर नहीं हो रहे, दादी जी के भाई बहन कवर नहीं हो रहे, और आपके सास ससुर के भी भाई बहन कवर नहीं हो रहे, आपके सास ससुर के भी भाई बहन कवर नहीं हो रहे। ठीक है, कैजुअल इनकम आ गया, नो एक्सपेंस अलाउड, नो डिडक्शन अलाउड, नॉट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, फ्लैट टैक्स रेट 30%। बोलो, बात समझ में आई? फैमिली पेंशन में आपको 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। 1/3 और 15,000 विच एवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? इंटरेस्ट ऑन एनहांस कॉम्पेंसेशन मिला। एनहांस कॉम्पेंसेशन कहां टैक्सेबल होता है? कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल होता है, पर उसका इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होता है? दुनिया भर का सब इंटरेस्ट IFOS में ही टैक्सेबल होता है, एक्सेप्ट अगर आपने जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रखा है वो स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कि डिबेंचर बॉन्ड वगैरह अगर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो उसका इंटरेस्ट PGBP में टैक्सेबल होगा। अदरवाइज सेविंग्स बैंक अकाउंट हो, पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट हो, FD हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड्स हो, सबका इंटरेस्ट कहां टैक्सेबल होगा? IFOS में ही टैक्सेबल होगा। बोलो, बात समझ में आई? तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिलता है इसमें आधा डिडक्ट हो जाता है, आधा टैक्सेबल हो जाता है, आधा एग्जेम्प्ट, आधा टैक्सेबल। शेयर इशू किया जा रहा है प्रीमियम पे, शेयर इशू किया जा रहा है प्रीमियम पे, FMV से ज्यादा वैल्यू पे शेयर इशू किया जा रहा है, प्रीमियम पे FMV से
ज्यादा वैल्यू पे, तो आईपी यानी कि इशू प्राइस माइनस एफएमवी शैल बी टैक्सेबल। एग्जाम्पल दूं, देखो ये है इशू प्राइस, ये है एफएमवी, ये है फेस वैल्यू। ठीक है, इशू किया 12 में, फेस वैल्यू 10, एफएमवी 15। इशू किया 15 में, फेस वैल्यू 10, एफएमवी 10। इशू किया 13 में, एफएमवी है 9, फेस वैल्यू है 10। इशू किया 9 पे, फेस वैल्यू है 10, एफएमवी है 7। चलो बताओ क्या होगा। पहला वाला प्रीमियम पे है कि नहीं है? प्रीमियम पे है गधेड़ों। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, 12 रुपए का इशू प्राइस है, लेकिन क्या आईपी ग्रेटर देन एफएमवी है? तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। दूसरे वाले केस में प्रीमियम है, आईपी ग्रेटर देन एफएमवी है, तो फिर आईपी माइनस एफएमवी 5 रुपया टैक्सेबल। तीसरे वाले केस में आईपी क्या प्रीमियम पे इशू हो रहा है? आईपी ग्रेटर देन एफएमवी है, तो 4 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। चौथे वाले केस में प्रीमियम ही नहीं है। अगर प्रीमियम ही नहीं है, फिर आईपी ज्यादा है कम है, मैं ये सब कंपेयर करने में अपना समय बर्बाद। बोलो बात समझ में आ गई? ध्यान रहेगा। एडवांस मनी तुम किसी का खा गए, क्या होगा? आईएफओएस में इनकम मान लो अपना पड़ा हुआ है 2014 से पहले तक, इसमें प्रोविजन क्या होता था कि कॉस्ट ऑफ एसेट से लेस कर दिया जाता था, लेकिन अब इस पे सीधा सीधा आईएफओएस की इनकम। डीम्ड डिविडेंड पे अपने आ गए बच्चों। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? फर्जी तरीके से आप डिविडेंड बांटने का प्रयास कर रहे हैं। 5 इसमें वेरिएंट होते हैं। पहला होता है 222A, आपने लोगों को सामान बांट बांट के डिविडेंड देना चालू कर दिया, तो डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया जो बांटा है up to the extent of accumulated profits, up to the extent of accumulated profits क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये पकड़े गए तो आप 222B करने लगे। 222B में आपने क्या किया? रिलीज ऑफ एसेट करना बंद कर दिया। 222B में आपने क्या किया? रिलीज ऑफ एसेट करना बंद कर दिया। रिलीज ऑफ एसेट करना बंद कर दिया, तो उसकी जगह आप क्या करने लग गए? आप देने लग गए या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस, या फिर आप क्या करने लग गए? डिबेंचर इशू कर दे रहे हो। डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आप झूठ मूठ लाइबिलिटी ले रहे हो। जब आप किसी को डिबेंचर दे रहे हो, उसमें लिख रहे हो कि मैंने ये मानता हूं कि मैंने तुमसे 100 रुपए का लोन लिया है विदाउट टेकिंग द लोन, तो ये आप उसको झूठ मूठ का एहसान दे रहे हो ना उस पर, तो इसीलिए इसको भी टैक्सेबल मान लिया जाएगा। यहां पे भी ऑब्वियसली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस बार, इसमें 222A से लेके ई तक कोई भी चीज दी हुई रहेगी, और जो चीज दी हुई रहेगी वो होगी 5 लाख रुपए की, और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा 3 लाख रुपए का। आपसे पूछा जाएगा कि डीम डिविडेंड कितना माना जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 3 लाख रुपए। याद रहेगा? बात समझ में आ रही है? बढ़िया। एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया जाए, दैट इज नॉट डीम डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया जाए, दैट इज नॉट डीम डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिया जाए, दैट इज डीम डिविडेंड, ऑब्वियसली टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तीसरा लिक्विडेशन। अब ये लिक्विडेशन वाला पॉइंट मेरे को वापस से सीजी के साथ जोड़ना चाहिए। सीजी में जब मैं लिक्विडेशन का सम सॉल्व करता हूं, तो वहां पे मैं बोलता हूं कि भी शेयर होल्डर के हाथ से शेयर गया और बदले में उसको क्या मिला? या तो पैसा मिला या एसेट मिला या दोनों मिला। तो मैं लिखता हूं सेल कंसीडरेशन में, मैं लिखता हूं कि कैश प्लस एफएमवी ऑफ एसेट रिसीव्ड लेस डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। यानी कि मान लो कि मेरे पास में किसी कंपनी के शेयर्स थे बेटा, ठीक है, ये रहे इतने सारे शेयर्स थे, लैमिनेट करवा के मैंने रख रखे थे। अब ये कंपनी हो रही है लिक्विडेट, लिक्विडेट हो रही है, तो ये एसेट, ये शेयर चला जाएगा, अब इसका तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो मेरा ये शेयर चला गया और ये शेयर गया और बदले में मेरे को मिला
8 लाख रुपया, बदले में मेरे को मिला 8 लाख रुपया, तो ये 8 लाख रुपया मैं लेके आ गया। तो इन अ वे देखा जाए तो शेयर बिक गए 8 लाख रुपए के, इन अ वे देखा जाए तो शेयर बिक गए 8 लाख रुपए के। लेकिन अब देखा जाएगा कि इस पैसे के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था, इस पैसे के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था। मालूम चला कि भाई कंपनी तो नुकसान वाली थी, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं था। मालूम चला कि कंपनी तो नुकसान वाली थी, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये पूरा का पूरा सीजी में ही ट्रीटमेंट होगा। सेल कंसिडरेशन 8 लाख लिख दूंगा, लेस कर दूंगा जितने रुपए में मैंने ये शेयर खरीदा था वो, तो सीजी का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन पता चलता है कि नहीं जी, कंपनी का प्रॉफिट था और कंपनी का 2 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, तो टैक्स तो अभी भी 8 लाख के हिसाब से ही होगा, लेकिन 2 लाख जो है वो आईएफओएस में 222C के तहत मैं टैक्स भर दूंगा डीम डिविडेंड मान के। तो डीम डिविडेंड मान के 2 लाख पे टैक्स भर दिया। अब यहां पे सेल कंसीडरेशन इस शेयर्स के लिए कितना लूं, 6 लाख, क्योंकि मेरे को मिला था कितना 8, उसमें से 2 लाख मैंने डाल दिया डीम डिविडेंड में, तो फिर यहां पे कितना रखना चाहिए मुझे, 6 लाख, और बाकी सारा ट्रीटमेंट एज इट इज। बात समझ में आई। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल आ गया 222D। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पे क्या होता था, लोन दिया जाता था। यहां पे क्या होता था, लोन दिया जाता था। क्या होता था, लोन दिया जाता था। किसको, किसके द्वारा, किसको लोन दिया जाता था। कंपनी बोलोगे तो गलत होगा, पूरा बताओ। क्या कोई भी कंपनी चलेगी, तो कौन सी कंपनी, क्लोजली प्राइवेट लिमिटेड भी है, तो वो भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है। ये कंपनी लोन दे रही है किसको, स्पेसिफाइड मेंबर को। स्पेसिफाइड मेंबर कौन होता है, 10% जिसके पास में कम से कम ओनरशिप हो, 10% जिसके पास में कम से कम शेयर होल्डिंग हो, तो वो स्पेसिफाइड मेंबर है। उसको लोन दिया, तो इस लोन अमाउंट को ही क्या मान लेंगे, लोन अमाउंट इज इक्वल टू डीम डिविडेंड, ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एक्सटेंट तक, है ना। ये नियम पांचों के पांचों में कॉमन है। अगली चीज, इस बार क्या हो रहा है, ये क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ये लोन किसको दे रही है, एक्स लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें ये जो स्पेसिफाइड मेंबर था, इसका इस कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। बात समझ में आ रही है। और लोन किसको दिया गया है, एक्स लिमिटेड को दिया गया है, फिर भी इसको क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। यानी कि ये वो वाले लोन्स हैं, ऐसे वाले कि लोन बता के दिए हैं, डिविडेंड समझ के रख लो। लोन बता के दिए हैं, डिविडेंड समझ के रख लो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, है ना। चलो हाँ जी, हाँ उसमें तो अपने को एग्जाम में तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल ही सीधा बोला हुआ रहेगा और कुछ नहीं बोला हुआ रहेगा। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास बहुत पैसा हो गया, कंपनी को इतने पैसे की जरूरत नहीं है, तो ठीक है जी, हमारा जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए का था, हम उसको अब 5 रुपए का कर रहे हैं और शेयर होल्डर को पैसा लौटा रहे हैं। तो आप बोल रहे हो कि आप अपना कैपिटल को कम कर रहे हो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर रहे हो, पर इसी बहाने आप अगर अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बांटने का प्रयास कर रहे हो तो उसको भी डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया भोले बच्चों। इसमें इनफैक्ट ऐसा होता है कि लोन अगर साल में चुका भी दिया गया तो भी इसको डिविडेंड ही माना जाएगा, तो भी इसको डिविडेंड ही माना जाएगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी बहुत बार बदलती रही, कभी सीडीटी आता गया,
कभी क्या बोलते हैं, क्लासिक जो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगता है वो आता गया। अभी क्या चल रहा है, अभी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल चल रहा है। सीडीटी खत्म हो गया, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स खत्म हो गया, शेयर होल्डर को डायरेक्टली टैक्स भरना पड़ता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? तो भैया शेयर होल्डर से टैक्स भरवाना है, किससे टैक्स भरवाना है? शेयर होल्डर से टैक्स भरवाना है तो कुकर भरवाएंगे, मतलब कैसे भरवाएंगे, कैसे? तो जो भी इनकम शेयर होल्डर को हो, अभी कोई डिविडेंड का कोई टैक्स रेट है क्या? अलग से कोई डिविडेंड का टैक्स रेट है? बताओ। अब तो वो आपके हाथ में जोड़ दिया जाएगा, अब तो वो आपके हाथ में जोड़ दिया जाएगा। और पहली बात तो दो हेड्स हैं, उनमें से किसी एक हेड में जाएगा। डिविडेंड का इनकम कौन से दो हेड्स में जा सकता है? पीजीबीपी अगर वो शेयर्स आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड थे, पीजीबीपी अगर वो शेयर्स आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड थे, और आईएफओएस अगर इन्वेस्टमेंट था। आईएफओएस अगर, जैसा डिबेंचर के केस में होता है कि इंटरेस्ट का पैसा या तो पीजीबीपी में जाएगा या फिर आईएफओएस में जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो डिक्लेयर्ड, यही सेम ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स भी हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स भी कुछ बांट रहे हैं तो उनके यहां पे भी ये ट्रीटमेंट हो रहा है। डिक्लेयर्ड एंड डीम्ड डिविडेंड जो है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एट द रेट नॉर्मल रेट्स, एट द रेट नॉर्मल रेट्स। नॉर्मल रेट्स का मतलब क्या हुआ? यंगिस्तान को मिला तो वैसा, बुजुर्गिस्तान को मिला तो वैसा, कब्रिस्तान को मिला तो वैसा, फर्म को मिला तो वैसा, कंपनी को मिला तो वैसा, ऐसा करके जिसका जो टैक्स रेट होता है वही वाला टैक्स रेट लगेगा। इस पे कोई स्पेशल टैक्स रेट अब अलाउड नहीं है, कोई फ्लैट टैक्स रेट नहीं है। बहुत ही बढ़िया। आईएफएस वाईएफएस समझ में आ गया? ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार इस पे क्वेश्चन आएगा बच्चों। देयर बी अ क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट। क्या क्वेश्चन होगा? देखो, अगर आप उसको अपना पीजीबीपी का इनकम मानते हो, अगर आप उसको अपना पीजीबीपी का इनकम मानते हो, बिजनेस करने के लिए मेरे को जो भी खर्चा लगा उसको लेस करने का अधिकार है कि नहीं मेरे को? बिजनेस करने के लिए मेरा जो भी खर्चा लगा उसको लेस करने का अधिकार है कि नहीं मेरे को? तो मैं, मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन लगे लेस कर दूंगा, मेरा कोई उस डिविडेंड अमाउंट को, मैं बोल रहा हूं कलेक्शन करवाने का खर्चा लगा, कमीशन मेरे को पे करना पड़ा बैंकर को, या और भी कोई, मैं बोल रहा हूं कि भाई ये डिविडेंड इनकम इसलिए मिली क्योंकि मैंने फलाने आदमी से एडवाइस ली तो उसको एडवाइस का मेरे को पैसा देना पड़ा, सारे खर्चे आप लेस कर सकते हो। लेकिन अगर ये टैक्सेबल हो रहा है आपके आईएफओएस में, अगर ये टैक्सेबल हो रहा है आपके आईएफओएस में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही खर्चा लेस कर सकते हो। कौन सा खर्चा? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का खर्चा क्यों लग रहा है? मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने लोन लिया, लोन लेके शेयर खरीदा, शेयर पे मुझे डिविडेंड मिला, तो शेयर खरीदने से डिविडेंड की कमाई हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा बहुत बढ़िया है, तो जल्द से हो गए, क्योंकि आपको डिविडेंड मिलेगा फेस वैल्यू पे और शेयर आपको खरीदना पड़ेगा मार्केट वैल्यू पे। तो भैया रिलायंस का शेयर आपने खरीदा 2000 रुपए में, 2000 रुपए में रिलायंस का शेयर खरीदा, तो आप बोल रहे हो कि मैंने जी 2000 रुपए का लोन लिया, 2000 रुपए का लोन लिया, 10% पे तो आपका ब्याज कितना लगा? 200 रुपए लगा। 2000 पे 10% ब्याज लगा तो कितना लगा? 200 रुपया लगा। लेकिन आपको डिविडेंड मिलेगा फेस वैल्यू पे। तो मान लो मेरे को डिविडेंड मिला 100% का, 100% का डिविडेंड मिला बच्चों, कितने का? तो मेरे को मिला 10 रुपया। तो मैं इनकम दिखाऊंगा 10 रुपया, खर्चा दिखाऊंगा 200 रुपया, 190 रुपया का मेरे को मिल गया लॉस। इस लॉस से दूसरे प्रॉफिट को करूंगा सेट ऑफ, मजे आ जाएंगे। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, आप मैक्सिमम इंटरेस्ट दिखा सकते हो 20% ऑफ इनकम, आप मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो 20% ऑफ इनकम। तो आपका इनकम कितना है? 10 रुपया, डिविडेंड 10 रुपए का मिला ना, तो उसका 20% कितना होगा? 2 रुपया। तो आप खर्चा दिखा सकते हो, तो 8 रुपए पे तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, भले ही आपका 200 रुपए लगाओ कुछ भी लगाओ।
तो आपको इस बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलाना फलाना व्यक्ति को इतना रुपए का डिविडेंड मिला, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन लगा है इस शेयर को खरीदने के लिए इतना रुपया, बताओ कितना टैक्सेबल होगा। एक सम बता दो फटाफट कैसा आने वाला है। बाहर जाके बताना मत किसी को ये सब। हाँ, रेहान गेट्स डिविडेंड इनकम ऑफ ₹12,000 from his 1,000 shares of X Limited, ठीक है। Such shares were purchased by taking a loan at the rate 12% interest, purchase price of share $500 per share. How much of dividend income shall be taxable? बताओ कितना डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगा। सही है, 9,600 इज द करेक्ट आंसर। आपको इनकम हुई 12,000 की, आपका ब्याज तो बहुत ज्यादा लगा है। आपका ब्याज कितना लगा है? 1,000 इंटू 500, तो आपको लोन कितने का लेना पड़ा था? 1,000 इंटू 5 करते हो तो 5,000 होता है। 5,000 के बाद में 2 जीरो डालते हो तो 5 लाख हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो 5 लाख का आपने लोन लिया था एट द रेट 12% पर एनम, तो कितना हो गया? आप तो बोल रहे कि भैया 12,000 में से 60,000 लेस कर दो, 48,000 का लॉस दे दो, लेकिन आपको मैक्सिमम, अब इसमें भी गलती हो सकती है, कोई बोलेगा 20%, ठीक है चलो 60,000 का 20% 12,000, 12,000 माइनस 12,000 जीरो। ऐसा नहीं बोला है कि जितना ब्याज लगा उसका मैक्सिमम 20% ले सकते हो, आपको यह बोला है कि जितनी इनकम में है उसका मैक्सिमम 20% ले सकते हो। यानी कुल मिला के आपको पता चल गया कि 99.99% ऑफ द केसेस में आंसर होगा 80% ऑफ डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल, है ना। 100 में से तुम 20% लेस कर दोगे ज्यादा से ज्यादा, तो 80 पे तो तुमको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो भैया 12,000 है, उसमें से 2,400 हो गया लेस, तो 9,600। ये वाला क्वेश्चन नंबर 37 होगा, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। समझ गए? सी का, चलो ये हो गया। अच्छा जी, अब कंपनी को सीडीडी तो पे करना है नहीं, लेकिन कंपनी की इतनी जिम्मेदारी तो है कि वो कम से कम टीडीएस काटे। कंपनी की इतनी जिम्मेदारी है कि वो कम से कम टीडीएस काटे। कितना परसेंट पे? 10% पे, अगर ऐसी डिविडेंड इनकम 5,000 को एक्सीड करती है तो। बढ़िया। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड फॉरेन कंपनी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2) यानी कि आईएफओएस एट द रेट नॉर्मल रेट्स ऑफ टैक्सेस आफ्टर अलाउइंग डिडक्शन 20%, ब्ला 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 ब्ला, सेम ही चल रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है। बोलो हाँ या ना।
डिविडेंड को किस साल का इनकम माना जाएगा? डिविडेंड को किस साल का इनकम माना जाएगा? तो नॉर्मल डिविडेंड हो सकता है, इंटरिम डिविडेंड हो सकता है। नॉर्मल डिविडेंड को तो उस साल का इनकम मान लिया जाएगा जिस साल में उस डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया, पे किया गया। इंटरिम डिविडेंड को उस साल का इनकम माना जाएगा जब अनकंडीशनली वो पैसा अवेलेबल करवाया गया डिविडेंड बांटने के लिए। क्या लिखा है? इंटरिम डिविडेंड शैल बी कंसीडर्ड इनकम ऑफ द ईयर इन विच अमाउंट इज मेड अनकंडीशनली अवेलेबल टू द members. No expense shall be allowed as deduction from dividend income or income in respect of units of mutual fund other than interest. तो वो अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, 20% ये आप लेस कर सकते हैं सिर्फ। उसके अलावा आईएफओएस में आपको और कोई खर्चा, आपको अगर बोल दे कि कलेक्शन एक्सपेंसेस लग गए 4000 रुपए के, बैंक को कमीशन देना पड़ा डिविडेंड यहां पे कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में मंगवाने के लिए, कोई भी खर्चा आपको अलाउड नहीं है। बोलो बात समझ में आई? अनडिस्क्लोज इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 60%, ये वो आपका ब्रेकअप है, प्लस 25% का सरचार्ज, प्लस एचईसी 4%, तो टोटल कितना हो गया? 78%। कितना हो गया जी? 78%। जाओ हलोलियंस। देखो विकेट गिरने लग गए हैं। आगे चलें। और कौन कौन सी इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल हो सकती है? सब लेटिंग की इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होती है, बोलो हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट मैंने आपको बताया बच्चों, एक्सेप्ट अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड वाला कोई यूनिट है तो बाकी सारा इंटरेस्ट यहीं पे टैक्सेबल हो रहा है ना। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सिटिंग फीस, प्राइवेट ट्यूशन एज अ हॉबी, हाँ, जो एज अ शौकिया तौर पे पढ़ा रहे हैं उनका प्राइवेट ट्यूशन का इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। जो उसको प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा रहे हैं उनके लिए वो पीजीबीपी में जाएगा। बात समझ में आ गई? रेंट फ्रॉम पेइंग गेस्ट मिला तो वो भी आईएफओएस। रेस एस्टैब्लिशमेंट की अगर इनकम है तो वो भी आईएफओएस जाएगी। कमीशन रिसीव्ड बाय डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर को कमीशन दिया गया, क्यों? क्योंकि उसने बैंक गारंटी दी, डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कंपनियों के लोन पे गारंटी देने की, तो उसने अगर ये वाला काम किया है तो दिस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और क्योंकि ये कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं है, इसके लिए अगर उसको कुछ और कमीशन वगैरह दिया गया तो वो आईएफओएस। इसी तरीके से ऑब्वियसली जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, उनको अगर सिटिंग फीस मिलती है तो वो भी आईएफओएस में टैक्सेबल होगी। इसी तरीके से मान लो एमएसयू के कोई प्रोफेसर हैं, कोई यूनिवर्सिटी के कोई टीचर हैं, जिनको पेपर सेट करने के लिए अलग से पैसा दिया जा रहा है, जिनको पेपर सेट करने के लिए, या आईसीएसआई उनको पेपर चेक करने के लिए पैसे दे रहा है, क्या वो आईसीएसआई के एम्प्लॉई हैं? तो उनको पैसा किसी और से मिल रहा है तो फिर वो कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा? ऑमरो तो खाली घोड़े पालता है, रेस एस्टैब्लिशमेंट रेसेस करवाती है। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी, लॉटरी वाली तो ऑलरेडी डिस्कस हो गई जब कैजुअल इनकम बोला था। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट मशीनरी, मशीनरी को किराए पे देने का जो कमाई है, अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ तो कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में। अगर आपका धंधा है उन मशीन को किराए पे देने का तो पीजीबीपी, अदरवाइज आईएफओएस। कॉम्पोजिट रेंट, कॉम्पोजिट रेंट होता है जब एक मुश्त में रेंट लिया जा रहा है फॉर द प्रॉपर्टी एज वेल एज फैसिलिटी, तो वहां पे अगर सेपरेबल है तो आधा हाउस प्रॉपर्टी, बाकी जो है या तो पीजीबीपी या आईएफओएस। और अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरा का पूरा पीजीबीपी में जाएगा या फिर आईएफओएस में जाएगा। अगर आप जो कर रहे हैं वो आपका बिजनेस है, जैसे कि भैया आपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला हुआ है, आप उसे किराए पे देते हैं तो उसमें जगह भी मिल रही है और साथ में सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। लेकिन पेइंग गेस्ट को आपने अपना एक कमरा दे रखा है,
वो भी तो देखा जाए तो कॉम्पोजिट रेंट है, क्योंकि वो जो रेंट दे रहा है उसमें उसको खाना भी मिल रहा है, अचार भी मिल रहा है, न्यूज़पेपर भी मिल रहा है, टीवी भी मिल रही है, गीजर का पानी भी मिल रहा है, तो उसको आईएफओएस में टैक्सेबल कर देते हैं। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर वेलफेयर, आपको पता है कि जब भी आप एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा काटते हो, ये बोल के कि मैं इस फंड में डालूंगा उस फंड में डालूंगा, तो डिपार्टमेंट काटते ही आपकी सैलरी, आपकी इनकम बढ़ा देता है। अगर आप टाइमली जमा करवा दोगे तो आपका प्रॉफिट घट जाएगा, तो कुल मिला के बराबर हो जाएगा। लास्ट है ग्राउंड रेंट। प्रॉपर्टी का रेंट हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, जमीन से रेंट मिल रहा है आपको, तो वो कहां टैक्सेबल होगा? आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स यू से? दिस इज द आईएफओएस। ठीक है, अभी अपने को क्या लेना है? पीजीबीपी, सीजी लेते, सीजी सीजी। बेटा राहुल सर को भी बुलाइए। हाँ, क्या लेना चाहते? सीजी ले रहा हूं मैं। अपने को तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, अपने को कुछ आता है नहीं, सभी कर लो। चलो सीजी, इसको भी तोड़ दीजिए, सीजी कर दीजिए अब, तो क्या आपको भी इजी रहेगा। चलिए, मैं हूं झुमझुम झुमझुम झुमरू। सीजी को अब पढ़ते हैं फटाफट। व्हाट्स यू से?